सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 मैथ का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो है आपका संबंध और फलन। इस चैप्टर से काफी कुछ एग्जाम में पूछा जाता है। इस चैप्टर के अंदर से लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कक्षा 11 के मैथ का मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि कक्षा 11 के मैथ में आपको समूचे के नाम से एक चैप्टर है। क्योंकि अगर आपको थोड़ी नॉलेज उसकी हो जाएगी तो इस चैप्टर को समझने में आपको काफी आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समूचे क्या होता है। तो समूचे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को उनको बोलते हैं समूचे बोलते हैं। और समूचे के अंदर हम जितनी भी संख्याएं लिखते हैं वो हम एक मंझला ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे हमने लिखा हुआ है कि जैसे A, B, C और D, ये सब क्या आपके ABCD के अंक हैं और ये अक्षर हैं। और ये जो आपके क्या है मंझला ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं। अगर कोई भी किसी भी वस्तु के नाम को या किसी व्यक्ति के नाम को या कोई संख्याओं को अगर आप मंझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं कोमा लगाकर या क्रमिक युग्म के रूप में, तो वो क्या कहलाते हैं, आपकी समूचे कहलाती है। अब संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण समूचे जब हम इसके 1.1 के कक्षा 12 के मैथ के 1.1 के क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर आपको शॉर्ट लैंग्वेज देखने के लिए मिलेगी। जैसे आपको कहीं मिलेगा लिखा हुआ R, कहीं मिलेगा आपको N लिखा हुआ और कहीं मिलेगा आपको W। तो इनके बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है कि इसमें R क्या है, N क्या है, W क्या है। और कहीं पर आपको मिलेगा लिखा हुआ है I+ या कहीं आपको मिलेगा I-। तो ये आपकी क्या है शॉर्ट लैंग्वेज है। तो इनके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हमने आपके यहाँ लिया हुआ है नंबर 1 पर धन पूर्णांक। धन होता है पॉजिटिव और पूर्णांक बोलते हैं इंटीजर। तो धन पूर्णांक अथवा प्राकृतिक संख्याएं, तो इसे हम क्या करते हैं I+ I को ऊपर प्लस है क्योंकि देखो धनात्मक पूर्णांक है तो I+ से लिखेंगे। I+ या Z+ या N से प्रदर्शित करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर आपको Z+ दिया हुआ है या I+ दिया हुआ है या N आपको दे रखा है तो इसका मतलब ये है कि वो प्राकृतिक संख्या है, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के आपका समूचे है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है I+ बराबर Z+ या N। N आपका क्या होता है नेचुरल नंबर होता है। और जो नेचुरल नंबर होते हैं वो शुरू होते हैं आपके 1 से। तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये क्या है आपके इनफाइनाइट तक है। और इनको हम लिख लेंगे मंझला ब्रैकेट के अंदर। अगर आपको क्वेश्चन में शॉर्ट में दिया हुआ है कि कोई समूचे आपको दे रखा है वो N द्वारा क्या है परिभाषित है, तो N का मतलब ये है कि वो क्या है आपका प्राकृतिक संख्याओं का समूचे है। इसके आगे हमने लिया है पूर्ण संख्याएं। नंबर 2 पर आपको लिखा हुआ है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर। तो इसे हम क्या करते हैं W से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि W4 होता है आपका होल हो जाएंगी पूर्ण संख्या हो जाएंगी। और पूर्ण संख्याओं के लिए हम क्या करते हैं W से प्रदर्शित करते हैं। तो पूर्ण संख्या हम किसे बोलते हैं, तो जो नेचुरल नंबर होते हैं वो शुरू होते हैं 1 से, लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है वो शुरू होती है आपकी 0 से। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये भी क्या आपकी इनफाइनाइट है। अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि कोई समूचे W इस प्रकार परिभाषित है, तो इसका मतलब यह है कि जो आपको समूचे दे रखा है वो आपका क्या है W। और W का मतलब यह है कि वो क्या आपका पूर्ण संख्याओं का समूचे है। इससे हमने आपके लिए आगे लिया है ऋण पूर्णांक यानी कि निगेटिव इंटीजर। तो निगेटिव इंटीजर के लिए हम क्या करेंगे I- या Z- का यूज कर लेते हैं। अगर आपको I- Z- दिया हुआ है तो आपको केवल लेने हैं माइनस की संख्या लेनी है, यानी कि माइनस के पूर्णांक लेने हैं। अगर आपको I+ या Z+ दे रखा है तो आपको लेना है केवल धन पूर्णांक। अगर आपको I के ऊपर माइनस या Z के ऊपर माइनस नहीं है, पॉजिटिव निशान है या कोई भी निशान नहीं है, तब हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन के रूप में हम यूज करते हैं केवल धन पूर्णांकों का, यानी कि हम वहां पर यूज करेंगे नेचुरल नंबर का। तो जैसे हमने लिखा हुआ है कि I- बराबर Z- बराबर -1, -2, -3, -4 और ये भी हम क्या कहेंगे इनफाइनाइट तक हो सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक हो या पूर्ण संख्या हो या नेचुरल नंबर हो, ये सब क्या होते हैं आपके इनफाइनाइट तक होते हैं, इनका कोई अंत नहीं होता। अब पूर्णांक नंबर 4 हमने पूर्णांक लिया है। तो पूर्णांक बोलते हैं इंटीजर। तो इंटीजर क्या करते हैं इसे हम क्या करते हैं I या Z से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो इसमें ये भी आपका क्या है पूर्णांक है और ये भी आपका क्या है पूर्णांक है। इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर धन पूर्णांक और यहाँ पर आपको लिखा हुआ है ऋण पूर्णांक। और इसमें क्या है यहाँ पर ना तो आपका ऋण लिखा हुआ है और ना ही आपका लिखा हुआ है धन। तो ऐसे क्वेश्चनों के अंदर जब हम न्यूमेरिकल को करते हैं, मतलब जब हम मैथ के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई पूर्णांक Z
या आई इस प्रकार परिभाषित है, वहां पर आपको कोई संबंध दे देगा, क्योंकि हम चैप्टर का नाम है संबंध और फलन, तो आपको कोई संबंध क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन कहता है कि कोई संबंध या कोई समुच्चय आई या जेड इस प्रकार परिभाषित है, तो इसका मतलब यह है कि जब आपको समुच्चय बनाना है जेड वाला, तो उसमें आपको निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही अंकों को लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको केवल पूर्णांक कहा गया है, यानी कि आपको केवल जेड दिया गया है। जेड के ऊपर अगर आपका पॉजिटिव साइन है, प्लस वाला है, तो आपको लेना है केवल धन पूर्णांक, धन संख्या लेनी है। अगर आपका क्या है माइनस है, तो आपको लेनी है ऋण संख्या। और जेड के ऊपर ना तो कोई प्लस है ना ही कोई माइनस है, तो आपको दोनों संख्याएं लेनी होंगी, क्योंकि माइनस के पूर्णांक भी लेंगे और हम प्लस के पूर्णांक भी लेते हैं। तो पूर्णांक को हम आई से लिख देंगे या फिर लिख देंगे जेड से। अब हम देखते हैं नंबर 5 में हमको दे रखा है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या हम किसे कहते हैं? वास्तविक संख्याओं के अंदर सभी प्रकार की परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आती है। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? तो परिमेय संख्या जो आपकी होती है, जो आपकी P/Q के रूप में परिभाषित होती है। तो P/Q, तो P/Q का मतलब है, P आपका क्या है? अंश है, और Q आपका क्या है? हर है। तो अगर आपको अंश और हर के रूप में कोई संख्या दे रखी है, लेकिन परिमेय संख्या की एक शर्त होती है कि जो Q की वैल्यू है वो आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर Q की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, मान लीजिए P का मान कुछ भी मान लेते हैं, और Q का मान अगर हम 0 मानेंगे, तो ये आपका क्या निकल आएगा? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्याओं की शर्त ये होती है कि P के स्थान पर आपकी कोई वैल्यू हो सकती है, लेकिन P के स्थान पर आपका 0 भी हो सकता है, लेकिन Q के स्थान पर कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर हम Q का मान 0 रख देंगे तो वैल्यू क्या निकल आएंगे? आपकी इनफाइनाइट। और जो इनफाइनाइट है वो आपकी पूर्ण परिमेय संख्या नहीं होती। तो आपकी जो वास्तविक संख्याएं हैं वो इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। तो पर वास्तविक संख्या को बोलते हैं हम रियल नंबर। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर देखा है कि कोई समुच्चय R का मतलब क्या है? रियल नंबर। तो कोई समुच्चय R आपका इस प्रकार परिभाषित है, फिर आपको एक संबंध दे देगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दे देगा चेक करने के लिए कि ये बताओ ये किस प्रकार का संबंध है, स्वतुल्य है या सममित है या संक्रामक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है R, तो R का मतलब ये है कि उसके अंदर हमें सभी प्रकार की परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह दे रखा है। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज थी आपको, जो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जाननी बहुत ही जरूरी है। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है n या z प्लस या i प्लस, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक को हम इस तरह से लिख देंगे। अगर आप क्वेश्चन के अंदर दे रखा है w, तो w का मतलब आपको ये है कि आपको पूर्ण संख्या लेनी है जो शुरू होती है 0 से। तो 0 1 2 3 4 ये आपकी क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। जो ऋण पूर्णांक होते हैं उसके ऊपर माइनस का निशान होगा, क्योंकि ऋण वाली का होता है निगेटिव। तो जो निगेटिव वैल्यू होती है उसे हम माइनस चिन्ह से प्रदर्शित कर देते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको केवल दे रखा है कि कोई समुच्चय z इस प्रकार परिभाषित है, तो z का मतलब यह है कि उसके अंदर आपको ऋण और धन दोनों प्रकार के पूर्णांकों को सम्मिलित करना है। अगर आपको क्वेश्चन में कहता है कि कोई समुच्चय R का मतलब क्या? आपका रियल नंबर। तो कोई समुच्चय R आपका इस प्रकार परिभाषित है, तो आपको उस समुच्चय के अंदर सभी प्रकार के वास्तविक और अवास्तविक संख्याएं लेनी है, मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्या लेनी है। तो जो परिमेय संख्या होती है वो P/Q के रूप में होती है। इसमें Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। लेकिन जितनी भी अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्याएं अधिकतर आपको रूट के अंदर मिलती हैं, जैसे कि √2, √3, ये सब क्या आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं। और अपरिमेय संख्या में को अगर हम कोई नंबर जोड़ दें या कोई नंबर घटा दें, तो जो प्राप्त वैल्यू होगी वो भी क्या होगी? आपकी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन है वो किस किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे समुच्चय निर्माण की विधियां। तो समुच्चय निर्माण की जो विधियां होती है वो 2 प्रकार की होती हैं, और उन दोनों विधियों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर आपको कोई क्वेश्चन दिया होगा कि R क्या आपका रिलेशन है। तो R ये डबल डॉट का निशान है। इस डबल डॉट का बोलते हैं सच दैट, यानी कि इस प्रकार। तो R क्या है आपका? रिलेशन। सच दैट होता है इस प्रकार परिभाषित है, वो क्या है? आपका A से B के रूप में परिभाषित है। यहाँ आपको मैंने 2 वेन डायग्राम बना के दिखाए हैं। इन दोनों वेन डायग्राम में आपको 1 2 3 4 5 इस तरह के नंबर ले रखे हैं, और यहाँ भी आपके क्या है? इस तरह के नंबर लिए हुए हैं। ये समुच्चय आपका A है, ये समुच्चय आपका क्या है? B है। तो इसके अवयवों को हमने माना है X और इसके अवयवों को माना हमने Y।
अब हम क्या कर सकते हैं, इसको किन किन प्रकार से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो विधि आती है वो आती है आपकी रोस्टर विधि। तो रोस्टर विधि के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 1 है वो 2 से कनेक्ट है, 2 3 से, 3 4 से, 4 क्या है 5 से, और 5 आपका क्या है 6 से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो 1 का संबंध है वो 2 से है, 2 का संबंध आपका 3 से है, 3 का संबंध आपका क्या है 4 से है, 4 का संबंध आपका क्या है 5 से, और 5 का संबंध है आपका 6 से। तो इस प्रकार अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है तो उसे हम समूचे के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1, 2, 2, 3, 3, 4, क्योंकि 3 का संबंध किससे आपका 4 से, 4 का संबंध किससे आपका 5 से, और 5 का संबंध किससे आपका 6 से। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे ना, क्रमित युग्मों के रूप में लिख लेते हैं। तो ये जो विधि आपकी कहलाती है वो कहलाती है आपकी रोस्टर विधि। तो रोस्टर विधि के अंदर क्या करते हैं, संख्याओं को क्रमित युग्मों के अंदर के रूप में लिख लेते हैं। इसके बाद आपकी आती है गुण विधि या समूचे निर्माण विधि। यहाँ पर आपको दे रखा है आर क्या आपका रिलेशन है x, y, क्योंकि हमने इसे x माना है, इसे हमने क्या माना है y। यहाँ पर हम a, v मतलब कुछ भी मान सकते हैं। सच दैट इस प्रकार है y बराबर, अब y बराबर आपको दे रखा है कि x + 1। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 किससे कनेक्ट है 2 से, 2 किससे आपका 3 से, यानी कि अपने से एक ज्यादा से कनेक्ट है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि y की जो वैल्यू है वो x से क्या है आपकी एक ज्यादा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 2 क्या आपका 3 से, क्योंकि ये देखो यहाँ पर क्या है x का मान 2 है तो y का मान कितना आपका यहाँ पर 3, x का मान यहाँ पर 3 है तो y का मान कितना आपका 4। तो y की जो वैल्यू है वो x से क्या है एक ज्यादा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x, y बराबर क्या है x + 1, और x जो है वो क्या है a से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x बिलोंग्स टू a, तथा y जो है वो किससे है आपका b से बिलोंग करता है। तो x बिलोंग्स टू a या x बिलोंग्स टू b, यहाँ पे क्या है y बिलोंग टू v। तो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन दिए होंगे आपकी जो एक्सरसाइज है 1.1, तो उसके अंदर आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो ये आपकी कहलाती है गुण विधि और ये कहलाती है आपकी रोस्टर विधि। और इससे हम आगे जानेंगे, आपको 3 चीजें और याद रखनी है कि प्रांत, सह प्रांत और परिसर क्या होता है। तो प्रांत हम किसे बोलते हैं, प्रांत हम उसे बोलते हैं, यहाँ पर जो समूचे ए दिया हुआ है, समूचे ए के सभी अवयव जिनका प्रतिबिंब बनता है समूचे वी के अंदर। या आप इनको इस तरह देख सकते हैं, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5। तो जो पहले वाले मान हैं उनको हम प्रांत कहते हैं। सह प्रांत हम किसे कहते हैं, सह प्रांत हम कहते हैं जो आपको समूचे वी दिया हुआ है, इस समूचे वी के अंदर जितने भी अवयव हैं चाहे वो किसी से कनेक्ट हो या ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं, सह प्रांत बोलते हैं। अब यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर आपको जो 7 है वो कनेक्ट नहीं किसी से भी, यहाँ पर जो 1 दे रखा है 1 भी क्या है किसी से कनेक्ट नहीं है। लेकिन जब हम सह प्रांत लिखते हैं समूचे के अंदर तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को लिख देंगे चाहे उसका पूर्व प्रतिबिंब हो या ना हो। अब आपका आता है परिसर। तो परिसर हम किसे कहते हैं, परिसर में हमें वे संख्या लेनी है समूचे बी की जिनका प्रतिबिंब बना हुआ है। अब देखो 1 का प्रतिबिंब आपका क्या है 2, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 का पूर्व प्रतिबिंब, ये क्या आपका, ये तो 1 का क्या है प्रतिबिंब है, 1 का प्रतिबिंब आपका क्या है 2, क्योंकि 1 किससे कनेक्ट है आपका 2। तो 2 का पूर्व प्रतिबिंब यानी कि पहले का प्रतिबिंब किससे बना हुआ है 1 से, 3 का किससे आपका क्या है 2 से, 4 का आपका किससे है 3 से। तो ये तो कहलाते हैं आपके समूचे ए के प्रतिबिंब और ये कहलाएंगे इसके पूर्व प्रतिबिंब। तो परिसर के अंदर हम क्या करते हैं 2, 3 यानी कि जितने भी यहाँ की वैल्यू कनेक्ट हैं समूचे ए से उनको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो ये आपके क्या है समूचे निर्माण की 2 विधियां हैं, रोस्टर विधि और गुण विधि। आपको कोई समूचे इस प्रकार से परिभाषित हो सकता है, कोई समूचा आपका ए से ए में परिभाषित हो सकता है, कोई ए से बी में परिभाषित हो सकता है। लेकिन हम जो चैप्टर के अंदर संबंध और फलन के बारे में पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको जो समूचे दे रखा है वो ए से एक रूप में परिभाषित पढ़ेंगे। मतलब आपको उस समय यहाँ पर दिया होगा कि जो समूचा है वो ए से ए के रूप में ही परिभाषित है। अगर क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दे रखा है तो आपको किस तरह से करना है वो आपको आगे बताऊंगा। तो सह प्रांत, प्रांत और परिसर ये जितना भी मैंने आपको अभी तक बताया है वो कक्षा 11 का ही बताया है। अब हम जानेंगे कक्षा 12 में आपको बताऊंगा संबंध के बारे में, संबंध किसे कहते हैं और संबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो संबंध का मतलब ये है कि संबंध को बोलते हैं इंग्लिश में रिलेशन। तो रिलेशन का मतलब है कि आपका मेरे से क्या संबंध होगा, एक शिक्षक और एक स्टूडेंट का संबंध। तो इसी प्रकार से आपको मैथ में जो संबंध है उसकी अगर हम परिभाषा देखें तो परिभाषा क्या होगी आपकी,
कि समुच्चय ए से समुच्चय वी में कोई आपको समुच्चय दे रखे होंगे, तो ए से वी में कोई परिभाषा दे रखा होगा, तो समुच्चय ए से समुच्चय वी में कोई संबंध आर मतलब कि रिलेशन क्या कहलाएगा आपका कि ए गुणा बी यहाँ पर आपका क्रमिक युग्म के लिए लिया गया है, तो ए गुणा बी का उप समुच्चय होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर, समुच्चय ए में हमने रख लिया राम, लक्ष्मण और भरत, समुच्चय बी के अंदर हमने रखा है सीता, उर्मिला और मांडवी। अगर हम रिलेशन बनाते हैं कि राम का रिलेशन किससे होगा, सीता से होगा। अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पर एक डायग्राम ले लेंगे, यहाँ पर हम एक डायग्राम ले लेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे राम और यहाँ पर लिख लेंगे लक्ष्मण और यहाँ पर हम लिख लेंगे भरत और यहाँ लिख लेंगे सीता और ये हो जाएगा आपका उर्मिला और ये हो जाएगा आपका मांडवी। अगर अब हम इसका संबंध बनाते हैं तो संबंध देखो किस प्रकार से बना सकते हैं। राम का संबंध किससे होगा, सीता से होगा, इसे हम ए मान लेते हैं, इसे हम मान लेंगे बी। कोई आपको रिलेशन दिया हुआ है, यहां से हम आर लिख लेंगे। तो संबंध आपका दे रखा है कि ए से बी में क्या है, परिभाषित है। तो आर का संबंध किससे है, राम का संबंध किससे है, सीता से, क्योंकि राम की पत्नी कौन थी, सीता। तो राम का जो संबंध है सीता से वो क्या आपका पति का संबंध है। तो राम की पत्नी कौन है, सीता, और सीता का पति कौन है, राम। इसी प्रकार से लक्ष्मण की पत्नी है उर्मिला और उर्मिला का पति है लक्ष्मण। तो इनमें हम देख सकते हैं इन सभी दोनों एग्जाम्पल के अंदर कि इन दोनों में क्या आपका पति पत्नी का रिश्ता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे राम का जो रिलेशन है सीता से वो पति और पत्नी का संबंध है। तो संबंध जो है अनेक प्रकार से हो सकते हैं, दोस्त का दोस्त से संबंध हो सकता है, पत्नी पति का पत्नी से, तो अनेक प्रकार से संबंध हमको परिभाषित कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि संबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो संबंध कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो यहाँ पर मैथ के अंदर भी अनेक प्रकार के संबंध है, लेकिन हमारे जो सिलेबस में वो 3 प्रकार के हैं, लेकिन मैं आपको 4 प्रकार के यहाँ पर रिलेशन बताऊंगा। यहाँ पर मैंने आपको 3 ही रिलेशन लिख रखे हैं, लेकिन मैं आपको 4 के बारे में बताऊंगा। पहला आपका आता है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की परिभाषा हम आगे देखेंगे, अभी हम केवल इनके नाम लिख रहे हैं कि स्वतुल्य संबंध को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नंबर 2 पर हमारा आएगा सममित संबंध, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। नंबर 3 पर आता है संक्रामक संबंध, इसे बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इन जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है, इन 1.1 के अंदर आपके जो क्वेश्चन है वो इन्हीं तीनों संबंध पर आधारित क्वेश्चन दे रखे हैं। तो अब हम देखेंगे कि स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं, सममित संबंध किसे कहते हैं और संक्रामक संबंध किसे कहते हैं, और हम इनकी परिभाषा भी लिखेंगे और साथ ही हम क्या करेंगे, इनका एक एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, जिससे हमारे ये एक्सरसाइज 1.1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाए। क्योंकि चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो आपका संबंध एवं फलन है उसके अंदर केवल 1.1 ही थोड़ी बच्चों को हार्ड एक्सरसाइज लगती है, लेकिन आज की क्लास के बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपको ये जितने भी क्वेश्चन है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, आप सेकंडों के अंदर इन क्वेश्चन को देखते ही सोल्व कर देंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। तो अब हम देखेंगे स्वतुल्य संबंध। अब मैं आपको बताऊंगा स्वतुल्य संबंध के बारे में। स्वतुल्य संबंध हम किसे कहते हैं और इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है स्वतुल्य। स्वतुल्य को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो स्वतुल्य का मतलब होता है कि स्वयं की तुलना, स्वयं से तुलना। अगर हम शॉर्ट में इसकी परिभाषा लिखें तो खुद से अगर हम तुलना कर रहे हैं तो वो कहलाता है आपका स्वतुल्य संबंध। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है इसकी परिभाषा कि किसी समुच्चय ए पर, यहाँ पर हमने कोई समुच्चय मान रखा ए, समुच्चय ए पर कोई संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव, यानी कि ए के अंदर जितने भी अवयव हैं, ए का प्रत्येक अवयव स्वयं आर द्वारा क्या हो, संबंधित हो। तो यहां पर हम लिखा है कि ए बिलोंग्स टू आर। ये आपको लिखा हुआ है फॉर ऑल, इसे हम बोलते हैं फॉर ऑल। ये जो आपका उल्टा ए होता है तो ए इस तरह बनता है, तो इसे बोलते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल होता है सभी के लिए। तो ए के अंदर जितने भी अवयव हैं वो क्या होना चाहिए, स्वयं से क्या होना चाहिए, कनेक्ट होने चाहिए, मतलब कि स्वयं से तुलना होनी चाहिए। उन्हें हम बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। और यहाँ पर हम जितने भी संबंध के क्वेश्चन पढ़ेंगे वो क्या होंगे आपके खुद ए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए का ए से परिभाषित होगा। यहाँ पर जो संबंध दिया होगा वो खुद क्या होगा, ए से ए में परिभाषित होगा। अब यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है
हमने यहाँ पर मान लिया कि ए आपका क्या है, समुच्चय दिया हुआ है जिसके अंदर आपके 3 अवयव है, 1 2 3। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, 1 2 3 लिख लिया। अब ये संबंध जो आपका वो क्या है, ए से ए में परिभाषित है, तो यहाँ भी हम ए मान लेंगे और यहाँ भी हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। यहाँ पर एक वेन डायग्राम बना लेंगे और यहाँ भी क्या बना लेंगे, एक वेन डायग्राम बना लेंगे। तो जो जितने अवयव यहाँ पर हैं उतने अवयव हम यहाँ पर रख लेंगे। तो स्वतुल्य में क्या होता है कि स्वयं की स्वयं से तुलना होनी जरूरी है, यानी कि ए का कनेक्शन ए से होना चाहिए, बी का बी से होना चाहिए और सी का मतलब ए का 1 से हो जाएगा, 2 का 2 से हो जाएगा, तो 3 का 3 से हो जाएगा। तो इस प्रकार के संबंध को बोलते हैं स्वतुल्य संबंध, यानी कि खुद का खुद से संबंध होना जरूरी है। जहां यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए का ए से है, अब देखो ए का यहाँ पर 2 से भी है, ए का यहाँ पर 3 से भी है, तो इस प्रकार के संबंध को बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, यानी कि 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से रिलेशन है, 3 का 3 से रिलेशन है। भले ही ए का किसी और से भी संबंध हो, लेकिन ए का ए से होना जरूरी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 का यहाँ 2 से कनेक्शन है, 1 का यहाँ पर 3 से भी कनेक्शन है, लेकिन 1 का 1 से भी तो है। अगर 1 का 1 से है तो ये क्या कहलाएगा, आपका स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। 2 का यहाँ 2 से भी है, 3 का आपका क्या है 3 से। अगर हम क्या करें, यहाँ इस 2 को इस 1 से कनेक्शन कर दें तब भी क्या कहलाएगा, आपका स्वतुल्य कहलाएगा। यानी कि ए, ये जो आपको समुच्चय दिया हुआ है ए, इसके अंदर जितने भी अवयव है उनका खुद से संबंध होना जरूरी है, यानी खुद से रिलेशन होना जरूरी है। और उसके अलावा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कि 1 यहाँ पर 1 से भी कनेक्ट है, 2 से भी कनेक्ट है, 3 से कनेक्ट है, ये क्या कहलाएगा स्वतुल्य। 2 यहाँ 2 से भी कनेक्ट है, 2 यहाँ 1 से भी कनेक्ट है, ये भी क्या कहलाएगा आपका, क्योंकि 2 यहाँ स्वयं 2 से भी कनेक्ट है। अगर हम यहाँ 2 का 3 से कनेक्शन कर दे तब भी क्या कहलाएगा, आपका ये स्वतुल्य कहलाएगा, क्योंकि ए के अंदर जितने भी अवयव हैं उनके इधर जो प्रति बने हुए वो खुद से बने हुए हैं। अगर खुद से संबंध है तो ना बोलते हैं हम स्वतुल्य संबंध। तो इसको जब हम मैथमेटिकली रूप में लिखेंगे, जब हम न्यूमेरिकल करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1, जो आपको 1, 1 है बिलोंग्स टू आर, यानी कि 1, 1 जो है वो रिलेशन के अंदर है, 2, 2 बिलोंग्स टू आर और 3, 3 भी आपका क्या है, बिलोंग्स टू आर है। तो ऐसे संबंध को बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। अब यहाँ पर मैंने एक वेन डायग्राम और बनाया है। यहाँ पर मैंने क्या करा है कि 1 का यहाँ कनेक्शन 2 से क्या हुआ है, 2 का यहाँ पर 2 से क्या आ गया, 3 का यहाँ पर 3 से भी क्या गया है। लेकिन इस 3 का 1 से भी कनेक्शन है, इस 3 का 2 से भी कनेक्शन है और इस 3 का 3 से भी कनेक्शन है। तो इसे हम बोलेंगे स्वतुल्य संबंध, यानी कि समुच्चय ए के अंदर जितने भी अवयव हैं उनका खुद से संबंध होना जरूरी है, यानी खुद से तो संबंध होना जरूरी है, और उसके अलावा उस अवयव का किसी और से भी संबंध है तो भी आपको वो स्वतुल्य संबंध कहलाएगा, और नहीं है तब भी आपका स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। यानी कि स्वयं का स्वयं से यानी खुद का खुद से तो संबंध होना जरूरी है। अगर इसका हम एग्जाम्पल और बनाते हैं तो यहाँ पर हमने एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। एक वेन डायग्राम का ये हो जाएगा, एक वेन डायग्राम का ये हो जाएगा। अब हमने मान लिया इसके अंदर आपके 2 अवयव हैं 1 और 2, यहाँ पे आपके क्या है 1 और 2। 1 का 1 से कनेक्शन है, 2 का 2 से कनेक्शन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, 1 बिलोंग्स टू आर और 2, 2 बिलोंग्स टू आर। तो ऐसे संबंध को हम बोलेंगे स्वतुल्य। अब इसके अलावा अगर मान लो 1 आपका 2 से भी कनेक्ट है और 2 आपका 1 से भी कनेक्ट है, तो तब भी क्या कहलाएगा, आपका ये स्वतुल्य संबंध कहलाएगा, क्योंकि खुद 1 का 1 से कनेक्शन है, 2 का 2 से भी कनेक्शन है। अब 1 का चाहे 2 से हो या ना हो तब भी आपका स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। तो ये आपका क्या है, स्वतुल्य संबंध की परिभाषा है। अब ये जो आपके अवयव है a, b, क्योंकि ये भाई जो समुच्चय ए के अंदर जितने भी अवयव हैं इसे हमने ए माना है, ये भी आपके ए होंगे। अगर ए है तो हम ए मानेंगे, अगर यहाँ पर हम एक्स रखना चाहें तो यहाँ पर हम एक्स भी रख सकते हैं। एक्स बिलोंग्स टू आर या ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल वैल्यू ए, यानी कि ए के अंदर जितनी भी वैल्यू आपको दी गई हैं उनका प्रतिबिंब यानी वे स्वयं से कनेक्ट होने चाहिए। जैसे कि 1 का 1 से कनेक्शन है, 2 का 2 से भी है, 3 का 3 से भी है। भले ही ए का किसी और से भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 का खुद 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से भी होना चाहिए, 3 का 3 से भी होना चाहिए। अब भले ही आपका 3 का 1 से हो या 3 का 2 से हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं आपको यह लिखा कि 3 यहाँ 1 से भी कनेक्ट है, 3 यहाँ 2 से भी कनेक्ट है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, स्वतुल्य बोलेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 1 से भी कनेक्ट है, 1 यहाँ 2 से भी कनेक्ट है,
टू टू से भी कनेक्ट है, टू यहाँ वन से भी कनेक्ट है, तब भी क्या कहलाएगा आपका ये स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। तो स्वतुल्य का मतलब होता है स्वयं की स्वयं से तुलना करना। अगर हम खुद की खुद से तुलना करते हैं तो ऐसे संबंध को बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। तो आई होप कि आपको ये स्वतुल्य संबंध बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा सम्मित संबंध के बारे में, फिर आपको बताऊंगा संक्रामक संबंध के बारे में। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2-4 क्वेश्चन आंसर करके देखेंगे, और इसके बाद में आपको मैं होमवर्क के लिए भी ये क्वेश्चन दूंगा। आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि कौन सा स्वतुल्य है और कौन सा। मैं आपको बताऊंगा सम्मित संबंध के बारे में। सम्मित संबंध हम किसे कहते हैं? तो सम्मित संबंध की जो परिभाषा होती है वो होती है आपकी, यदि a, b, यदि a, b बिलोंग्स टू r, अगर a, b बिलोंग्स टू r है तो b, a भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए। मतलब यहां पर हमने समुच्चय मान लिया, यहां पर लिखा हुआ है r सच दैट a से a में क्या है परिभाषित है, और a बराबर आपका क्या है 1 2 3, यानी कि a समुच्चय a के अंदर आपके 3 अवयव हैं 1 2 3। यहां भी 1 2 3 बना लेंगे, और यहां पर आपको कोई संबंध दिया हुआ है r, जिस संबंध आपको दे रखा है कि a से a में क्या आपका ये परिभाषित है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि a का संबंध आपका किससे है? 2 से है। एक का संबंध किससे आपका 2 से है, तो एक का संबंध आपका 3 से भी है। 2 यहाँ आपका 1 से कनेक्ट है, 2 यहाँ आपका 2 केवल आपका 1 से ही कनेक्ट है, और 3 आपका 1 से कनेक्ट है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि 1,2, क्योंकि 1 का आपका क्या है 2 से कनेक्ट है, 1 यहाँ आपका 2 से कनेक्ट है, तो 2 किससे है 1 से कनेक्ट है। 1 3 से है तो 3 किससे आपका क्या है 1 से। यानी अब यह बन जाएगा, अगर हम इस क्वेश्चन को मैथमेटिकली रूप में लिखेंगे तो यहां लिखेंगे 1,1 मतलब 1,2 बिलोंग्स टू r। अगर 1,2 बिलोंग्स टू r है तो 2,1 यानी 2,1 भी r से बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि जो क्या फॉर्मूला है वो यहाँ का यह है कि a, b, अगर a, b r से संबंधित है या r से रिलेशन रखता है तो b, a, b आपस में क्या होने चाहिए कनेक्ट होने चाहिए। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि a यहाँ पर आपका क्या है 2 से कनेक्ट है, तो 2 यहाँ का कितना 1 से कनेक्ट है, यानी कि उल्टा सीधा एक जैसा दिखाई देना चाहिए। क्योंकि देखो 1 यहाँ 2 से कनेक्ट है तो 2 1 से होना चाहिए। अगर यहाँ आपका 1 का कनेक्शन 3 से है तो आपका 3 का 1 से दिखाई देना चाहिए। तो ऐसे संबंध को बोलते हैं सम्मित संबंध, यानी कि उल्टा सीधा दिखाई देना चाहिए। क्योंकि a का जो प्रतिबिंब आपका क्या है 2, और 2 का पूर्व प्रतिबिंब कितना आपका 1 है, यानी खुद से रिलेशन हो या ना हो लेकिन उल्टा सीधा होना चाहिए। देखो यहाँ 1 का कनेक्शन किससे है 2 का, यहाँ 2 का किससे आपका 1 से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1,2 बिलोंग्स टू r, तो 2,1 बिलोंग्स टू r। अगर 1,2 r से बिलोंग करता है तो 2,1 भी r से बिलोंग करना चाहिए। तो अगर करता है तो हम बोलते हैं सम्मित संबंध, अगर नहीं करेगा तो हम सम्मित संबंध नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हमने एक वेन डायग्राम और बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 का संबंध किससे आपका 2 से है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 का संबंध आपका किससे है 2 से, तो 1,2 बिलोंग्स टू r। तो 1 का कनेक्शन किससे आपका 2 से, तो 2 का कनेक्शन यहाँ पर कितना है किससे है 1 से है, तो 2,1 बिलोंग्स टू r। तो ये क्या बन जाएगा आपका सम्मित संबंध बन जाएगा, क्योंकि 1 का कनेक्शन यहाँ पर 2 का है तो 2 का आपका किससे है 1 से है। और दूसरा आप देख सकते हैं कि 1 का कनेक्शन यहाँ 3 से भी है, तो 1,3 बिलोंग्स टू r, तो 3,1 भी आपको दिखाई देना चाहिए। अगर 1 का कनेक्शन 2 से है तो 2 का 1 से भी दिखाई देना चाहिए। अगर 2 का कनेक्शन 3 से है तो 3 का 2 से भी दिखाई देना चाहिए, यानी कि उल्टा सीधा आपका बराबर बराबर दिखाई देना चाहिए। तो ऐसे संबंध को बोलते हैं सम्मित संबंध, यानी कि खुद का खुद से कनेक्शन होगा तो कहलाएगा आपका स्वतुल्य संबंध, और खुद का खुद से संबंध है या नहीं है लेकिन उल्टा सीधा कनेक्शन होना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर 1 का कनेक्शन 2 से है तो 2 का 1 से भी होना चाहिए। अगर 1 का केवल 2 से होगा 2 का 1 से नहीं होगा तो यहाँ पर हम लिख देंगे, अगर मान लो यहाँ 2 का कनेक्शन 1 से नहीं होगा तो यहाँ हम लिख लेंगे 2,1 डज नॉट बिलोंग टू r। मतलब कि 1,2 तो r से बिलोंग करता है लेकिन 2,1 r से बिलोंग नहीं करता। तो ऐसे संबंध को बोलते हैं सम्मित संबंध। लेकिन ये तो बिलोंग करता है तो इसे बोलेंगे हम सम्मित संबंध। अब बिलोंग्स नहीं करेगा तो बोलेंगे सम्मित संबंध नहीं है।
तो ये आपका हो जाएगा सम्मित संबंध। अब हम देखते हैं संक्रामक संबंध हम किसे कहते हैं, क्योंकि संक्रामक संबंध होता है वो इन दोनों थोड़ा अलग होता है, वो थोड़ा टफ होता है। तो अब हम देखते हैं संक्रामक संबंध। मैं आपको बताऊंगा तीसरा संबंध जो आपका है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध हम किसे कहते हैं, तो संक्रामक संबंध की जो मैथमेटिक परिभाषा है वो ये है कि यदि a, b R से बिलोंग है, a, b बिलोंग्स टू R, b, c बिलोंग्स टू R, तो फिर a, c भी R से बिलोंग होना चाहिए। अगर ऐसा संबंध होता है तो उसको हम बोलते हैं संक्रामक संबंध। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या आपका a b से संबंध है, b का c से संबंध है, तो फिर यहाँ क्या करते हैं हम b से b को यहाँ से हटा देते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा आपका a और यहाँ बचेगा आपका c। तो a का c से संबंध होना चाहिए। अगर इस तरह की कंडीशन क्वेश्चन के अंदर बनती है तो उन्हें हम बोलते हैं संक्रामक संबंध। जैसे हमने यहाँ पर एक वेन डायग्राम बना रखा है, यहाँ पर हम लिखा है 1 2 3, ये समुच्चय है, ये भी आपका समुच्चय है। यहाँ पर कोई संबंध दे रखा है कि a से a में परिभाषित है, a का संबंध यहाँ 2 से है, 2 का संबंध यहाँ पर आपका 3 से है, तो 3 का संबंध यहाँ पर क्या है 1 से। अगर अब हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले का अकॉर्डिंग करते हैं तो हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यदि, यहाँ पर लिख लेंगे यदि 1,2 बिलोंग्स टू R, क्योंकि 1,2 जो है रिलेशन के अंदर दिया हुआ है, 2 से शुरू होने वाला कोई है, 2 से शुरू होने वाला आपका है 3, तथा, तो यहां पर लिख लेंगे तथा 2,3 बिलोंग्स टू R। जब 1,2 R से बिलोंग करता है, 2,3 भी R से बिलोंग करता है, तो यहां से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा, तो यहां पर आपको बचेगा 1,3 बचेगा। तो देखो यहाँ पर 1 से 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 1,3। तो 1,3 अगर आपको दिखाई देता है कि 1 आपका 3 से कनेक्ट है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये 1 को हम 3 से भी कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पर हम लिख लेंगे 1,3। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1,2 R से बिलोंग करता है, 2,3 R से बिलोंग करता है, तो फिर यहां से 2 से 2 हो जाएगा ये वाला कैंसिल, तो यहां बचेगा आपका 1 और यहां बचेगा आपका 3। क्या 1,3 भी R से बिलोंग करता है? अगर करता है तो सम्मित है, और नहीं करता तो सम्मित नहीं है। अब हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया है कि 1 से कनेक्ट है, 1 यहाँ 2 से भी कनेक्ट है, 2 यहाँ 2 से भी कनेक्ट है, 2 यहाँ 3 से भी कनेक्ट है, और 3 यहाँ 3 से भी कनेक्ट है। तो अगर 1 का 1 से कनेक्शन है तो कहलाता है स्वतुल्य। ये भी स्वतुल्य है, ये भी स्वतुल्य है, क्योंकि A के अंदर जितने भी अवयव हैं वो क्या है, स्वयं से कनेक्ट है, वो कहलाता है आपका स्वतुल्य संबंध। तो जो स्वतुल्य वाले होते हैं उन्हें हम छोड़ देते हैं जब हम संक्रामक चेक करते हैं। अब हम आगे वाले पद चेक करेंगे, तो हम इन तीनों को छोड़ देंगे क्योंकि ये हमारे कोई काम के नहीं होते संक्रामक चेक करने पर। अब हम देखेंगे 1 का 2 से कनेक्शन है, 1 का 2 से कनेक्शन है, तो यहां पर हम लिखेंगे 1,2 बिलोंग्स टू R। 1,2 बिलोंग्स टू R। क्या 2 से शुरू होने वाला कोई है? 2 से शुरू होने वाला है 2,3, तो यहां पर लिख लेंगे कि 2,3 बिलोंग्स टू R, कि 2,3 जो है वो R से बिलोंग करता है। देखो जो स्वतुल्य हैं जिनका स्वयं से संबंध होता है, जब हम संक्रामक चेक करते हैं तो उनको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब जो बचते हैं शेष, यहाँ पर बचा आपका 1,2, तो 1,2 R से बिलोंग है। यहाँ पर हम डायग्राम दे रखे हैं, लेकिन एग्जाम में डायग्राम आपको नहीं दिए होंगे, केवल आपको इन क्वेश्चन से ही चेक करना पड़ता है। तो 1,2 R से बिलोंग करता है। क्या 2 से शुरू होने वाला कोई पद है? 2 से शुरू होने वाला पद आपका है 2,3, तो 2,3 आपका R से बिलोंग करता है, तो यहां तक तो बिल्कुल क्या आपका सही है। लेकिन अगर आपका यहाँ 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं B से B छोड़ देते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे 2 से 2 छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा आपका 1,3, तो यहाँ लिखेंगे 1,3। क्या इस संबंध के अंदर 1,3 है? अगर इस संबंध के अंदर 1,3 है तो सम्मित है, और नहीं है तो लिख देंगे सम्मित नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1,3 डज नॉट बिलोंग टू R, यानी कि 1,3 इसके अंदर बिलोंग नहीं करता, तो ये क्या कहलाएगा आपका सम्मित नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सम्मित मतलब स्वयं संक्रामक को चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई एग्जाम्पल इस प्रकार से दे रखा है R बराबर 1,
1,2, ये 1,1 ले लेते हैं, ये 1,1 हो जाएगा, यहाँ 2,2 हो जाएगा, और यहाँ को दे रखा है 1,2। अगर आपको इस तरह क्वेश्चन दे रखा है और हमें चेक करना है कि संक्रामक है या नहीं है, तो सबसे पहले हमें देखना है जो जिनकी स्वयं से तुलना है उन्हें हमें छोड़ देना है, क्योंकि ये हमारे कोई काम के नहीं होते जब हम संक्रामक चेक करते हैं, तो इनको हम यहाँ पर छोड़ देंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में आपको लिखा हुआ है 1,2, तो 1,2 यानी कि 1,2 1 का 2 से कनेक्शन है, तो जब 1 का 2 से कनेक्शन है, क्या 2 से शुरू होने वाला कोई पद है? यहां पर आप देख सकते हैं यहाँ 2 से शुरू होने वाला कोई पद है नहीं। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सममित बोलेंगे, उसे हम संक्रामक बोलेंगे, उसे हम संक्रामक नहीं कहेंगे। अगर सॉरी, यहां पर मैंने आपको बोला है कि अगर 1 का कनेक्शन 2 से है, 2 का किसी से कनेक्शन है ही नहीं। अगर 1 का कनेक्शन 2 से है, 2 का किसी से कनेक्शन है नहीं, तो उसे हम बोलते हैं संक्रामक। ये संक्रामक कहलाया जाएगा, आप संक्रामक के लिए इसे पास कर देंगे। अगर इस तरह कंडीशन होती कि 1,1 का कनेक्शन 2 से है, या 2 का कनेक्शन किसी और से है, 2 का कनेक्शन जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा था कि 1 का कनेक्शन यहाँ पर क्या है? 2 से है, 2 का कनेक्शन 3 से है, लेकिन यहाँ 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1,3, और 1,3 इसके अंदर है ही नहीं, तो इसे हम बोलेंगे संक्रामक नहीं है। लेकिन अगर आपको कंडीशन बन जाती है कि 1 का कनेक्शन 2 से है, लेकिन 2 का कनेक्शन आगे किसी से है नहीं, तो उसे हम बोलेंगे संक्रामक। तो ऐसे सवालों में हम संक्रामक बोलते हैं। ऐसे नहीं बोलेंगे हम संक्रामक नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे? संक्रामक बोलेंगे। अब अगला आता, ये मैंने आपको 3 रिलेशन बताए हैं। चौथा जो रिलेशन आता है वो आता है आपका तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध अगर आपको क्वेश्चन के अंदर सोल्व करने के लिए आता है कि बताओ कि जांच करके दिखाइए कि जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, जो संबंध दिया हुआ है, कि ये तुल्यता संबंध है या नहीं है। तो तुल्यता संबंध के लिए क्या करना पड़ता है? हमें उस क्वेश्चन का स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों रिलेशन सिद्ध करने पड़ते हैं। अगर उस क्वेश्चन के अंदर तीनों रिलेशन सिद्ध हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं तुल्यता संबंध। अगर तीनों संबंध में से एक भी संबंध सिद्ध नहीं होता तो उसे हम तुल्यता संबंध नहीं कहते। तो तुल्यता संबंध अगर हमारा सिद्ध करने के लिए अगर क्वेश्चन के अंदर आता है तो हम क्या करेंगे? उनमें उस क्वेश्चन के अंदर तीनों चीज सिद्ध करके दिखा देंगे, स्वतुल्य भी, सममित भी और संक्रामक भी। संक्रामक वाला पद मैं आपको दोबारा से समझा देता हूं, क्योंकि ये थोड़ा स्वतुल्य और सममित की अपेक्षा थोड़ा कठिन होता है। तो संक्रामक का मतलब ये होता है अगर ए का कनेक्शन बी से है और बी का कनेक्शन सी से है, तो फिर ए का कनेक्शन सी से होना चाहिए। अगर है तो संक्रामक है, वरना संक्रामक नहीं है। अगर सपोज करो आपको क्वेश्चन केवल दे रखा है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि 1 का कनेक्शन केवल 2 से है, 2 का कनेक्शन किसी से है ही नहीं, यानी केवल आपको ये रखा है कि 1 का कनेक्शन बी से है लेकिन बी का आगे किसी से नहीं है, तब भी आपको संक्रामक मानना है। अगर आपको कंडीशन दी हुई है कि 1 का कनेक्शन बी से है, बी का सी से है, तो फिर ए का सी से होना चाहिए। अगर ए का सी से है तो संक्रामक है, ए का सी से नहीं है तो संक्रामक नहीं है। तो अब मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपको 3 संबंध बता दिए हैं और चौथा जो संबंध आपका वो है आपका तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध अगर आपको सिद्ध करना है तो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक आपको तीनों संबंध एक ही क्वेश्चन के अंदर सिद्ध करके दिखाने पड़ते हैं। अब मैं आपको इन तीनों संबंध के ऊपर एक एक एग्जाम्पल, अब मैं आपको कुछ इनके एग्जाम्पल करा देता हूं और इससे आप पहचान सकेंगे क्वेश्चन को देखकर कि कौन सा स्वतुल्य है, कौन सा सममित है और कौन सा संक्रामक है। तो पहला हमने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है रिलेशन आर। ये ए से ए में क्या है? परिभाषित है, और ए बराबर आपका है 1,2,3, यानी कि समूचे ए के अंदर आपको केवल 3 अवयव दिए हुए। 3 से अधिक हो सकते हैं, 3 से कम भी हो सकते हैं, मतलब अवयव तो आपके कितने भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे स्वतुल्य है या नहीं है। तो स्वतुल्य की शर्त क्या होती है? स्वतुल्य की शर्त होती है कि खुद का खुद से कनेक्शन होना चाहिए, यानी कि ए का खुद ए से कनेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपको रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन के अंदर 1 का 1 से कनेक्शन है, 2 का 2 से कनेक्शन है, 3 का 3 से कनेक्शन है। अगर यहाँ पर आपको 4 दिया होता, यानी कि यहाँ पर 4 अवयव होते और यहाँ पर आपका 4,4 नहीं होता, तो वो स्वतुल्य नहीं कहलाता। क्योंकि हमने जब इसका फॉर्मूला लिखा था तो हमने लिखा था कि A, बिलोंग्स टू R, यानी खुद का खुद से संबंध होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यू बिलोंग्स टू A, यानी कि समूचे A के अंदर जितनी भी वैल्यू हैं उनका स्वयं से संबंध होना जरूरी है।
तो उसे हम बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। तो समुच्चय ए के अंदर आपको 3 अवयव दिए हुए हैं 1 2 3। तो 1 का 1 से कनेक्शन है, 2 का 2 से कनेक्शन है, 3 का 3 से भी कनेक्शन है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्वतुल्य बोलेंगे। तो ये स्वतुल्य ये हो जाएगा आपका पास। तो ये क्या जाएगा आपका स्वतुल्य है। अब हम चेक करते हैं कि संक्रामक है या नहीं है। या सभी क्वेश्चन के अंदर पहले हम चेक कर लेते हैं कि स्वतुल्य है या नहीं है। तो पहले वाले क्वेश्चन के अंदर आपको स्वतुल्य है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या इसके अंदर 1,1 है? 1,1 नहीं है। 2,2 है, लेकिन इसके अंदर ना तो 1,1 है और ना ही आपका 2,2 है। तो यहां पर अगर हम मैथमेटिकली रूप में लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो यहां पर हम लिख लेंगे कि 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर तथा 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यानी कि समुच्चय के अंदर आपको 3 अवयव दिए हुए हैं, उनमें से केवल आपका 2 खुद 2 से कनेक्ट है, ना ही इसमें 1 से 1 का कनेक्शन है और ना ही 3 का 3 से कनेक्शन है। तो इसे हम क्या बोल देंगे, स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य नहीं है, ये स्वतुल्य आपका नहीं है। थर्ड वाला देखते हैं, इसमें 2,2 है, 2,2 है और बाकी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो ये आपका क्या है, स्वतुल्य नहीं है। क्योंकि समुच्चय के अंदर, समुच्चय ए के अंदर जितने भी अवयव हैं उनका खुद स्वयं से संबंध होना जरूरी है। तो यहां भी क्या आपका स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपको 3 क्वेश्चन करा देता हूं, ये थर्ड, फोर्थ और 5 केवल आपको करके देखना है। ये 3 क्वेश्चन मैं करा देता हूं, 2 क्वेश्चन आपको करके देखने हैं। अब ये सब आपका क्या, स्वतुल्य है, स्वतुल्य नहीं है और स्वतुल्य नहीं है। अब हम चेक करते हैं सममित है या नहीं है। तो सममित की परिभाषा मैंने आपको क्या लिखाई थी, सममित की परिभाषा ये होती है कि अगर ए का बी से कनेक्शन है तो बी का ए से भी कनेक्शन होना जरूरी है। तो यहां पर हम देखेंगे कि a,2 बिलोंग्स टू आर, तो 2,1 बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए का जो कनेक्शन है वो आपका 2 से है और 2 का 1 से भी है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, सममित कहलाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे सममित है, सममित है। तो ये सममित हो जाएगा आपका। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरे वाले में सममित है या नहीं है। यहां पर हम देखेंगे कि 1,2 यानी कि 1 का कनेक्शन 2 से है, 1 का कनेक्शन 2 से है। क्या 2 का कनेक्शन 1 से है? 1 का कनेक्शन तो 2 से है, लेकिन 2 का कनेक्शन 1 से है नहीं है, क्योंकि 2 का कनेक्शन आपका 3 से है, 2 का कनेक्शन 2 से है, लेकिन 1 का कनेक्शन 2 से है, तो 2 का कनेक्शन 1 से होना चाहिए। तो जब आपका यही फेल हो जाएगा तो हम आगे को चेक नहीं करेंगे। आगे को चेक हम तब करेंगे जब आपकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो 1 का कनेक्शन 2 से है, लेकिन 2 का कनेक्शन 1 से नहीं है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि अगर हम स्वतुल्य के लिए, सममित के लिए लिखेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे कि 1,2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन क्या, लेकिन हमारे पास 2,1 जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यानी कि 1,2 तो 1 का संबंध 2 से है, लेकिन 2 का संबंध 1 से नहीं है, तो उसे हम बोल देंगे सममित नहीं है। तो यहां पर लिख देंगे सममित नहीं है। अब मैंने शोर में लिख दिया कि सममित नहीं है। मैथमेटिकली रूप में हम इस प्रकार से लिखते हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे 1.1 के, तो यहां पर लिखेंगे 1,2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2,1 बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर बिलोंग्स नहीं करता तो सममित नहीं है, और करता है तो सममित है। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं कि 1,3, यहां पर हम इसको छोड़ देंगे 1,3 तो आर से बिलोंग करता है, लेकिन 3,1 इसके अंदर है, 3,1 इसके अंदर नहीं है। तो ये क्या है, स्वतुल्य है, सममित नहीं है। तो यहां पर हम लिख देंगे सममित नहीं। अब हम चेक करते हैं सबसे ऊपर वाले को। ये 3 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको, नीचे के 2 क्वेश्चन आपको करने हैं होमवर्क के रूप में। अब हम जब तीसरे में संक्रामक पद चेक करते हैं, तो संक्रामक पद चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो आपके स्वतुल्य वाले पद हैं, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, इनको हम थोड़ी देर के लिए यहाँ छोड़ देते हैं, क्योंकि ये संक्रामक चेक करते समय हमारे किसी के काम के नहीं होते। अब हम आगे देखते हैं, 1 का कनेक्शन 2 से है, 2 का कनेक्शन किसी और से है 1 का कनेक्शन 2 से है, 2 का कनेक्शन 1 से है, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1,1 और 1,1 इसके अंदर है। जब 1,1 इसके अंदर है तो क्या कहलाएगा आपका, ये संक्रामक कहलाएगा। तो संक्रामक के लिए आपका ये पद हो जाएगा पास, यानी आपका कंडीशन को फॉलो करता है। अगर कंडीशन को फॉलो करा तो आपका क्या कहलाएगा, ये संक्रामक कहलाएगा। अब हम आगे देखते हैं,
जब हम आगे ये वाला पद तो आपका हो जाएगा पास। अब हम इस वाले को देखते हैं, 2 का कनेक्शन 1 से है, क्या 1 का कनेक्शन किसी से है क्या? 1 का कनेक्शन आपका है 1 से, यहाँ आपका 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका 1,1। तो ये कहलाएगा आपका संक्रामक है, तो ये भी आपका संक्रामक कहलाएगा, संक्रामक है। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे 1 का कनेक्शन 2 से है, इसमें हम इस वाले पद को फिलहाल अभी छोड़ देंगे, हम केवल इन वाले पद को चेक करेंगे। 1 का कनेक्शन 2 से है 1 का कनेक्शन 2 से है, क्या 2 का कनेक्शन किसी से है? 2 का कनेक्शन 3 से है। अब यहाँ पर आपका 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1,3, तो 1,3 इसके अंदर है। तो जब 1,3 इसके अंदर तो क्या कहलाएगा आपका संक्रामक कहलाएगा। अब हम इसको मैथमेटिकली रूप में किस प्रकार से लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1,2 बिलोंग्स टू आर, 1,2 आर से बिलोंग करता है, तथा 2,3 बिलोंग्स टू आर, 2,3 भी आर से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर आपका 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1,3। क्या 1,3 भी आर से बिलोंग करता है? क्या 1,3 इसके अंदर है? अगर 1,3 इसके अंदर है तो संक्रामक है, वरना संक्रामक नहीं है। अगर ये दोनों ब्रैकेट आपको मिलते हैं, यानी कि 1,2 मिलता और 2,3 मिलता, लेकिन 1,3 ना मिलता तो संक्रामक नहीं है। अगर ये दोनों ब्रैकेट मिल रहे हैं तो यू मिलना जरूरी है, अगर ये नहीं मिलेगा तो संक्रामक नहीं है। अगर मिलेगा तो संक्रामक है और नहीं मिलेगा तो संक्रामक नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे में आपको लिखा हुआ है 2,2, 1,3 और 3,2 और 1,2। इसे हमें चेक करना है कि संक्रामक है या नहीं है। तो संक्रामक के लिए फिलहाल हम इसको यहाँ पर अभी छोड़ देंगे। यहाँ पर हम देखेंगे 1,3। जब हम 1,3 देखेंगे तो 1,3, 1 का कनेक्शन किससे है आपका? 3 से है। क्या 3 का कनेक्शन किसी से है? 3 का कनेक्शन किससे आपका? 2 से। 3 से 3 हो जाएगा आपका कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1,2। तो 1,2 आपका है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1,3 बिलोंग्स टू आर, तथा 1,3 बिलोंग्स टू आर, 3,2 बिलोंग्स टू आर, 3,2 बिलोंग्स टू आर। जब 1 का कनेक्शन 3 से है और 3 का कनेक्शन 2 से है, तो 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा आपका 1,2। तो 1,2 बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसी कंडीशन है तो संक्रामक है, वरना संक्रामक नहीं। अब सपोज करो आपका केवल ये वाला पद मिलता और ये ना मिलता तो संक्रामक नहीं है, और केवल आपका यही वाला पद होता। सपोज कर लेते हैं अभी आपका ये केवल ये वाला पद है, आगे कुछ नहीं दिया हुआ है। अगर आप आगे आपको कुछ नहीं दिया हुआ है तो पहले हमें क्या करना है? स्वतुल्य। स्वतुल्य नहीं है क्योंकि इसके अंदर आपके 3 अवयव है, इसके अंदर केवल एक ही मैच कर रहा है, तो स्वतुल्य तो है नहीं है, सममिति नहीं है। लेकिन आज जब हम संक्रामक चेक करते हैं तो संक्रामक में देखना पड़ता है कि 1 का कनेक्शन 3 से है, 3 का कनेक्शन किसी से है नहीं क्योंकि आगे तो कुछ है नहीं। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तब भी हमें क्या करना है? उसे स्वतुल्य मानना है, मतलब संक्रामक मानना है। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 2 होमवर्क के रूप में करने हैं। अगर मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है आर, यहाँ लिखा हुआ केवल 1,2, और हमें ये चेक करना है कि स्वतुल्य सममित संक्रामक है। तो स्वतुल्य तो है नहीं क्योंकि खुद से कनेक्शन तो है नहीं, तो स्वतुल्य नहीं है। सममित में क्या होता है कि उल्टा सीधा होना चाहिए, उल्टा सीधा इसके अंदर नहीं है, तो ये क्या आपका स्वतुल्य सममित भी नहीं है। लेकिन अब बात आती है आपकी संक्रामक की। तो संक्रामक में क्या होता है आपका कि ए का कनेक्शन बी से है, बी का कनेक्शन सी से है, तो फिर ए का सी से होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो आपकी क्या है? संक्रामक नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको केवल समूचे के अंदर जो आपको संबंध दिया हुआ है इसके अंदर केवल आपका एक ही संबंध है, 1,2, यानी कि ए का संबंध किससे? आपके 2 से। क्या 2 से शुरू होने वाला कोई है? 2 से शुरू होने वाला तो इसके अंदर कोई है नहीं क्योंकि केवल आपको एक ही पद दे रखा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको इसे संक्रामक मानना है, ये संक्रामक है। अगर इसके आगे और अवयव होते, मान लो यहाँ पर लिखा होता कि 2,3, तो 1 का कनेक्शन 2 से है, 2 का कनेक्शन 3 से है, तो फिर 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1,3। तो ये होना जरूरी है। अगर ये नहीं है तो संक्रामक नहीं, अगर ये है तो संक्रामक है, और 1,3 नहीं है तो संक्रामक नहीं है। अगर केवल इस तरह की केवल एक ही कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि जो फॉर्मूला है
उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका ये है कि ए का कनेक्शन बी से, यानी कि ए बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए बिलोंग्स टू बी। अब मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, क्योंकि संक्रामक थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन आपको ध्यान समझना है, घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है। अगर देखो ए का कनेक्शन बी से है, यानी कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, केवल आपको इतना ही पद दे रखा है, जैसे आपको ये दे रखा है, केवल आपको यही पद दे रखा है, तो आपको संक्रामक मानना है उसे। अगर आपका ए का कनेक्शन बी से दे रखा है और बी का दे रखा है सी से, तो फिर यहाँ आप बी से बी छोड़ देंगे, यहाँ बचेगा आपका ए सी, तो फिर ए का सी से होना जरूरी है, होना जरूरी है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।